चलो सुनो, क्लास नंबर 29 प्लीज चुप हो जाओ। क्लास नंबर 29 देखो, लास्ट वाली क्लास में हम क्या पढ़ लिए थे? लास्ट वाली क्लास में ना हम ये पढ़ लेते पूरा सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी तंत्र पूरा पढ़ ले, सिंधु नदी पढ़ लेते, सिंधु नदी के बारे में पढ़ लेते। हमने कहा था कि हम आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं, ठीक। हिमालय से निकलने वाली नदियां पढ़ा रहे हैं हम। ये हिमालय पूरा का पूरा 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय, समझ में आ गया? तो हिमालय में ना, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने 3 भागों में बांट लिया मुख्य रूप से। पहले नंबर पर सिंधु नदी तंत्र, दूसरे नंबर पर गंगा नदी तंत्र और तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ऐसा करने से आसानी हो जाती है और याद करने में भी आसानी रहती है। लेकिन सब कुछ नहीं याद रखना, लेकिन वो याद रखना जो एक स्टूडेंट से अपेक्षा करी जाती है। समझ में आ बात है? सब कुछ तुम कभी याद भी नहीं रख सकते। इतना याद रखना कि यहाँ तो पक्का सवाल बन सकता है इस लाइन से। जैसे में अब हम क्या करने वाले, आज हम क्या पढ़ने वाले, जैसे कल हमने सिंधु नदी के बारे में कुछ खास खास बातें जानी, इतना सफिशिएंट है, एक छात्र को इतना पता होना चाहिए। और बार बार रिवीजन करने के बाद ना इतना याद हो ही जाता। समझ में आना चाहिए? उसके बाद सिंधु के बाद ये आई झेलम निकल कर साइड से, ये आई चिनाब, उसके बाद ये आई रावी, ये आई ब्यास, ये आई सतलज इधर से। समझ में आ बात? तो सिंधु नदी को हम पढ़ लेते, आसपास भी सब पढ़ लेते। लेकिन आज हम झेलम नदी को पढ़ेंगे। ये झेलम नदी हमारी आया समझ, लगभग 720 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। एकमात्र ऐसी नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, इस बोलते हैं झेलम नदी। झेलम याद रही बात? या तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ भी कुछ दूरी तो बहती है, समझो 100-150 किलोमीटर के आसपास भारत की सीमा पर बहती है। इसे हम झेलम नदी कहते हैं। और तुम जानते हो झेलम नदी, झेलम नदी का जो पुराना नाम हो, क्या नाम है झेलम नदी का पुराना नाम? वितस्ता। वितस्ता, हाँ, वेदों में इसका नाम वितस्ता मिलता। जब वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ने पर इसका नाम वितस्ता मिलता है। झेलम नदी का नाम। सिंधु का नाम इंडस मिलता है, इंडस। इंडस, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? तो झेलम नदी है। आज हम झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। और ये भी हमने लास्ट में जाते जाते ये भी समझाया तुम्हें कि हाँ ना, इन पांच नदियों को लेकर, ऊपर की 3 नदियां, नीचे 3 नदियां, इन नदियों को लेकर ना भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। और जो सिंधु जल समझौता है ना, उसमें ये कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां ना, इनके 80% जल का जो उपयोग होगा वो करता होगा वो पाकिस्तान करता होगा और 20% जल का उपयोग भारत करता होगा। इस प्रकार समझौता करा गया। और जो दक्षिण की 3 नदियां, इनकी 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करता होगा और 80% जल का उपयोग भारत करता होगा। इस तरह एक समझौता करा गया था। उस समझौते को हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। सिंधु जल समझौता 1960। समझ में आया बात? या पीटी यूपीएससी पीटी 2022 क्वेश्चन याद रखना बात। या इधर सवाल आया डायरेक्ट। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो समझौता हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये समझौता हुआ था जनरल अयूब खान पाकिस्तान के थे और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रधानमंत्री थे। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट आज तक चला आ रहा, जो विश्व बैंक की मदद से हुआ था। विश्व बैंक की मदद से, समझ में आई बात है? वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। इतनी बात बताओ समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? ये हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ लेते। और मैंने लास्ट वाली क्लास में जाते जाते शायद मुझे लग रहा है कि इनके मैंने तुमको पुराने नाम भी बताए थे। तो सारे पुराने नाम तुमसे बार बार रिपीट होंगे और सुने भी जाएंगे। और मैंने ये बताया था ये पंचनद, 5 नदियों का जो 5 नदियां हैं, इन्हें हम पंचनद बोलते हैं। 5 नदियों के बारे में बताया गया था कि कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है। समझ में आया बात? क्या कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, क्या और कहां कहां जाकर मिल जाती है। ये खास खास बात पता होनी चाहिए। भारत की तो खासकर सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे झेलम, बताओ झेलम कहां से निकलती है? शेषनाग जी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहां पड़ती है? अनंतनाग के पास। अनंतनाग स्थान आया समझ, अनंतनाग के पास ये जम्मू कश्मीर पड़ती है। उसके बाद बारामूला सेक्टर करके जिला आ जा, फिर उसके बाद आगे निकलती है और पाकिस्तान के भारत की सीमा में बहते हुए ना आगे यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाकर ये झेलम नदी, ये रही झेलम नदी, और आगे बढ़ती है। और जैसे आगे बढ़ती है ना, उसका बहुत अधिक मात्रा में अपना जल क्षेत्र बढ़ा लेती है धीरे धीरे। लेकिन झेलम है, झेलम का इतना पानी नहीं जाता सिंधु में जितना चिनाब का जाता। चिनाब नदी के अंदर ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है। समझ में आ बात है? हम जानेंगे चिनाब नदी के बारे में अभी पहले, लेकिन हम ना झेलम के बारे में कुछ खास खास अच्छे वाले फैक्ट जान लेते हैं, अच्छी बातें जान लेते हैं झेलम के बारे में। किसके? झेलम में बहलेंगे वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। गाना नहीं गायो? कभी कभी आस पास शाम रहता है, कभी कभी आगड़ी की आंच रहती है। सुना नहीं गाना तुमने? यहाँ पिक्चर 2005 में आई थी। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना कोरे बदन से, उंगली पे मेरा नाम, हथेली पे मेरा नाम अदा लिखना। ये कुछ इस तरह बोलते हैं उसके। सुना गाना? सुन के बढ़ जाए कोई बात। झेलम वादी जो कश्मीर है ना, उस पिक्चर में बस मुझे नेचर अच्छा लगा। कश्मीर का नज़ारा दिखाया गया, एक्चुअल नज़ारा दिखाया गया, उसकी नेचरिटी बहुत अच्छी।
समझ में आ बात है? मैं प्रभावित हुआ था उस पिक्चर तक, यहाँ पिक्चर था, समझ में आई बात है? तो उस तरह मेरे याद रहता है। देखो मेरी इंटरलिंकिंग कितनी अच्छी, इतने साल पहले मूवी देख लेता हूँ वो भी याद रहती है। ऐसी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, समझ में आ बात है? झेलम, ये झेलम है। और झेलम के बारे में जानते हैं? झेलम के बारे में कुछ खास खास बात बताते हैं। सवाल है सबसे पहले तो ये जानते हैं यार ये झेलम निकलती कहाँ से? सबसे पहले उत्पत्ति शेषनाग झील, कुछ किताबों में बेरी नाग भी लिखा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। अनंतनाग जिला पड़ता वहां से निकलती है, अनंतनाग जिला पड़ता वहां से निकलती है, शेषनाग झील के पास से निकलती है ये झेलम नदी। ये रही झेलम नदी शेषनाग झील के पास से निकलती है। अपने मैप अच्छी तरह ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैप आगे पीछे होते रहते हैं क्योंकि किसी अगर तुमने देखा है गूगल वाला मैप उसे जूम करोगे तो कुछ और दिखाई देगा। यही नहीं है कि तुम एक्चुअल मैप बनाना, बस बताना इस जगह खींचकर इसका नाम लिख देना शेषनाग झील, लिख दो यार ऐसा करोगे क्योंकि हर चीज की मैपिंग करोगे ना तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चीजें सरल दिखाई देगी। तो यहाँ मैप का तीर अच्छी लिख देना शेषनाग झील, लिख दो कैसे शेषनाग झील। उसके बाद कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। मैंने कहा कश्मीर घाटी का अगर सुंदर वर्णन करना देखना ना तो इस चुपचाप झेलम में चले जाओ, आसपास जहाँ बहती थी पहले अतीत काल में ये झेलम नहीं शेषनाग से निकली थी। और ये अब इसका आवरण बहुत बड़ा था, धीरे 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 इन्हें चौड़ाई काट कर गहरा कर लिया। अब वहाँ लोगों ने मकान बना लिए और ये गहरे तल में बह रही है ये नदी। ये नदी ना अब गहरे तल में बहना स्टार्ट कर दी। आसपास लोगों ने मकान बना लिए, छोटे छोटे घर, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे घर लगते हैं देखने में। ऐसा लोगो मानो में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है ना तो वहीं थी बस कश्मीर घाटी के अंदर। तो कश्मीर घाटी का निर्माण ना ये झेलम नदी करती है, समझ में आया बात? या तो कश्मीर घाटी ना जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व के अंदर विख्यात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई, लेकिन पर्यटक आते नहीं है यहाँ, समझ में आया बात? या क्यों नहीं आते? कारण क्या? आतंकवाद, यहाँ आतंकवाद को पना देते हैं यहाँ के खुद के लोग, इसलिए यहाँ पर्यटकों को ना आने का डर बना रहता, अपनी जान माल की हानि होने का डर बना रहता है। इसलिए पर्यटकों का आकर्षण का अगर ये ना अगर भारत के अंदर आ जाए कश्मीर घाटी तो फिर तो क्या बात है, समझ में बात है? अगर भारत का अधिकार हो जाए तो मेरा ऐसा माना भारत की जीडीपी के अंदर भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में योगदान हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है, समझ में बात है? अगर इसे कश्मीर घाटी को पूर्ण रूप से भारत का नियंत्रण, लेकिन है तो नहीं, समझ में आई बात है? पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है जैसे कश्मीर के अंदर ओनली क्या है? नेचरिटी, समझ में आई बात है? मैं तो गया, मैंने बारामूला सेक्टर तक गया मैं, समझ में आई बात है? ठीक है, मैंने तो देखा हुआ खुद स्वयं नजर आओ तो है तो जगह घूमने लायक जो जगह जिसे कहते हैं, समझ में आया? तो कश्मीर में ना वुलर झील का निर्माण, वुलर झील का निर्माण कश्मीर के अंदर वुलर झील पड़ती है, झेलम रास्ते में ही पड़ती है वुलर झील, वुलर झील पड़ती है। ये वुलर झील हमारी वुलर झील। अच्छा वुलर झील की बता क्या खास बात? वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये वुलर झील। ऐसी कोई झील नहीं पूछे ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी पता होना चाहिए, समझ नहीं बात? और वुलर झील की भी खास बात है, वुलर झील है ना जो वह भारत की जो सबसे बड़ी झील है, तो इसकी खास बात ये भी है जो वुलर झील, वुलर झील भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आकार में सबसे बड़ी झील है, दूसरे नंबर की। पहले नंबर की चिल्का झील है जो कि उड़ीसा के भीतर पड़ती है, इतनी बात बताओ समझ में आएगी। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जो कि राजस्थान में पड़ती है। जब हम झील की बात कर रहे हैं तो इस तरह फैक्ट दोहराना चाहिए दिमाग में, जब नदी की बात करो तो नदी की बात करो, पर्वत की बात करो तो पर्वत की बात करो, विश्व में जाओ फिर ऐसा जो इतनी बात बताओ। दुनिया में सबसे बड़ी झील पता कौन सी? बेकाल झील, बेकाल झील रसिया की उसको पड़ती है, रसिया समझ वहां पड़ती है बेकाल झील, सबसे बड़ी झील आकार में बेकाल झील। और भारत के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील ना एक प्रकार का वो आर्द्र भूमि है, एक प्रकार की वेटलैंड हो, एक प्रकार का 54 जो रामसर साइट है ना उनके अंदर भी शामिल हो, चिल्का झील को शामिल कर लिया गया। इतनी बात बताओ समझ वाले नहीं आ रही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक चलो और सुनो, ये यहाँ तक कोई मेंस का सवाल नहीं आने वाला, डोंट वरी नहीं आने वाला, सारा टोटल पीटी का फैक्ट, सारा टोटल पीटी का फैक्ट वो साथ साथ बता चलूंगा कौन सा याद रखना ही रखना, समझ में आया बात? उसके बाद तो वुलर झील सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील है। अच्छा वुलर झील पता क्या होती है? वुलर झील इसके रास्ते में पड़ती है, इसका निर्माण करती है। अच्छा वुलर झील पता क्या हुआ था? वुलर झील की खास बात यहाँ, वुलर झील की खास बात यहाँ, वुलर झील एक प्रकार की गोखुर झील है। यहाँ जो मैं नदी थी ना इतना विसर्पण करना स्टार्ट कर दिया, इतना विसर्पण करना स्टार्ट कर दिया, इतना विसर्पण करना स्टार्ट कर दिया, नदी फिर इसी क्षेत्र में बहना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तो बड़ा मार्ग मोड़ लिया, तो यहाँ झील का निर्माण हो चुका, यही झील का निर्माण हो चुका। नदी ने अपना मार्ग मोड़ लिया, रुख मोड़ लिया, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया, कैसा? या तो नदी ने रुख मोड़ लिया, इतना विसर्पण करना स्टार्ट कर दिया कि वुलर झील को ने ऐसे छोड़ दिया, ऐसा समझ में? ठीक, धड़कनों ने साथ छोड़ दिया कि मुंह में आई जब वो है किसी और की मंजिल, ये दिल है ओ इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। कौन सी पिक्चर का नाम? कौन सी हीरो की है? अभी वो बता दो।
इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है तक? तो ये झील थी ना, तो जो नदी थी वह ना मैदानी भागों में ज्यादा विसर्पण करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा ऐसा करो, ऐसा करना स्टार्ट कर देती। तो ये बड़ा भाग पीछे छूट चुका है, इसलिए जो उलट झील है एक प्रकार की गोखुर झील है, गोखुर। इतनी बात बताओ, समझ में आ रहा है? ऐसे नदी में ज्यादा विसर्पण। मैम प्लीज चुप हो जाओ। श्रीनगर का नाम सुना? सुनो, देख लो तो इसके बारे में समझ में आ चुका। श्रीनगर है ना, श्रीनगर। ए चुप हो जाओ। श्रीनगर एक शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। पता तुम कौन सी राजधानी जम्मू कश्मीर की? ग्रीष्मकालीन शीतकालीन? ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन। चुप हो जा। ग्रीष्मकालीन ठंडे वाली कौन? शीतकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, क्योंकि जो गर्मियां होगी ना, गर्मी में ऊपर ही जाएंगे फिर भी। समझ में आया बात? तो भाई श्रीनगर है ना, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और श्रीनगर ने भी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, पूरी दुनिया भर में विख्यात है श्रीनगर। समझ में आई बात है? लेकिन श्रीनगर में एक ही खतरा। पता क्या खतरा? श्रीनगर में यही खतरा कि वहां ना आतंकवाद ज्यादा। श्रीनगर को आतंकवाद की फैक्ट्री कहते हैं। किसी इंसान को तुम वहां ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर दूसरा इंसान ना तुम्हारा ही बहन भाई हो सकता है, तुम्हारे रहते हो सकता है आतंकवाद में लिप्त हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता। इतना बुरा हाल है। समझ में आया बात? ये बाहर से फंडिंग होती है और ये ना इस कश्मीर घाटों को अशांत घाटी बनाकर रख दिया। इतनी स्वर्ग और शांत घाटी को, समझ में आया बात? स्वर्ग और शांत घाटी को अशांत घाटी बनाकर रख दिया। आतंकवादी की फैक्ट्री कहा जाता है दुनिया में। दुनिया में सबसे अशांत सीमा रेखा है दुनिया में ना, पूरी दुनिया में सबसे अशांत सीमा रेखा है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो समझ जाएंगे गोलाबारी हो रही है यहाँ अब भी। हाँ ठीक, यहाँ जो स्टूडेंट लोग हैं बताते रहते हैं, ये कहते हैं कि भाई जी हाँ तो इस तरह इतना बुरा हाल है। मैंने क्या हुआ? क्योंकि अरे बस जब हमें सर्दी से लगा हम इंगे तो फायरिंग करा, हम इंगे तो करा। इतना बुरा हाल रियलिटी में। हम इधर तो फायरिंग करा, उधर तो फायरिंग करा बस। तो सरकार का जो बजट है वो तो पूरा करना ही करना। समझ में आया बात? ये कौन सा एनवायरमेंट में? चले, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर को याद रखना, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। ये कई परीक्षाओं पेपर सवाल पूछ सकता, आज तक नहीं पूछा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें अगर पूछा जाए ना तो झेलम नदी के बारे में, तो झेलम नदी के अंदर यही पूछा जाता है ज्यादातर, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आज अनंतनाग जिले के अंदर से, अनंतनाग जिले के अंदर से शेषनाग झील के पास से निकलती है। आया समझ में? ठीक, उसकी उत्पत्ति शेषनाग झील। तो ये शेषनाग झील वाले पूछेगा, पीसीएस में पूछेगा, यूपीएससी बहुत कम पूछेगा। अगर पूछ रहा तो यूपीएससी का सबसे आसान सवाल कहा जाएगा। समझ में आ बात? या तो झेलम नदी है, और झेलम नदी खास बात यह क्या है? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ये सवाल पूछ सको यूपीएससी अगर पूछा था सवाल कि कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है। समझ में आ बात? या ऐसे सवाल यो हाँ तो पूछ चांस है इसके। उसके बाद इसकी खास बात ये भी है झेलम नदी की, क्या हो जब इतनी शांत हो जाए, विसर्पण करती है इतनी शांत हो जा, इसके अंदर नौका चलाना बहुत आसान हो जा। इसलिए नौकागाम में झील है, नौकागाम में नदी है, इसलिए नौका चलती है। क्योंकि अगर पानी का प्रवाह तेज होगा तो नौका नहीं चल सकती उसके अंदर, तो इसमें ना नौका चलती है। इतना शांत पानी हो जाए इसका, इतना विसर्पण करना स्टार्ट कर दो पानी कि आप इसके अंदर नौका चला सकते हो। तो जो अनंतनाग से लेकर ना बारामूला तक, देखो मैं यहाँ तक गया बारामूला तक, अनंतनाग से लेकर बारामूला तक यहाँ तक ना यह नौकागाम में नदी है, एक नौकागाम में नदी है, इसके अंदर नौका चलती है। इसकी बात बता रहा हूँ मैं, झेलम नदी की है। समझ में आ बात? या ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है। लेकिन ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, बता फैक्ट लिखा हुआ, सब यही लिखा हुआ, वहां मत देखो, इस पर देखो, भारत पाकिस्तान की सीमा बहती है। समझ में बात? या कौन सी नदी है? मेंस में कुछ नहीं आने का, सिर्फ पीली मकाम का छोटे छोटे फैक्ट पूछेगा। अगर पूछा जा तो कौन ऐसा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी नौकागामी नदी, तो यह भी यही एक सवाल पूछ लेगा। समझ में बात? ऐसा है। उसके बाद क्या है? भारत पाकिस्तान की सीमा बहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको। आया समझ में? ठीक, क्यों पूछा जा सका कि भारत पाकिस्तान की सीमा को कौन सी नदी बहती है, तो झेलम नदी बहती है। झेलम ये कभी नहीं पूछना उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर बहती है, ये तो बदतमीजी वाला सवाल है। ये सबका गलत होगा, तुम्हारा भी गलत होगा, और किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, याद भी नहीं करना। वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा, वो यूपीएससी के भीतर की तैयारी कर रहा है, करना भी नहीं।
आया समझ में? याद ही नहीं करना इतना, जितना याद करना इतना बताया जा रहा तुम्हें। एक बच्चे को क्या पता होना चाहिए? इतना सारा कंटेंट हम कैसे याद कर लेंगे? हम इतना याद रख सके बस ये जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। और हम कितना याद रख सकते? भारत पाकिस्तान की सीमा में बहती है। और हम कुछ नहीं याद रखना चाहते, नौकागाम में झील है, इसके अलावा कुछ याद भी नहीं रखना। मूर्खता, चाहे कितनी गहराई में जाकर पढ़ लो, इतना कंटेंट रखा हुआ पड़ा हुआ उसको कौन याद करेगा? अगर तुम इसे याद करोगे तो बैठ के समझ में आई बात है। SSC वाला थोड़ा ही बनना, UPSC वाला बनना। कौन से वाला? ठीक, UPSC वाला निकल गया, फिजिक्स वाला नहीं बनना, UPSC वाला बनना। भारत पाकिस्तान की सीमा बहती है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, एक खास बात और, जैसे तुम पाकिस्तान में जाओगे ना, यहाँ तक एक नदी है, इसकी झेलम नदी है ना, झेलम नदी की एक सहायक नदी हो, भारत में निकलती है वहाँ और यहाँ चली जाती है और पाकिस्तान में जाके मिलती है। पाकिस्तान में जाके मिलती है, उस नदी का नाम है इसे पाकिस्तान में, भारत में तो कह सकते हैं किशन गंगा नदी, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी जो साइड से आके मिलती है, ठीक, उसका नाम है किशन गंगा नदी। लेकिन पाकिस्तान वाले इतने बदतमीजी से किशन गंगा नहीं कहते। इतना सुंदर और साफ स्वच्छ पानी हो उसका, कहते हैं वो उनके लिए गंगा जल के समान हो, उसे कहते हैं नीलम नदी। याद रखना बात है, नीलम नदी, याद रहेगी बात है। और नीलम कौन थी पता नहीं, जरूरत नहीं है, बस यही खास बात है। आगे चलो, एक 12वीं क्लास का बच्चा मुझे पता क्या कह रहा है, कह रहा है सर ये आपकी फ्रेंड थी, अब हम नहीं पढ़ रहे। मैंने क्यों? मैं कहते हमारा लगता हमारा कोई फ्रेंड बन जाएगा। किशन गंगा नदी पाकिस्तान में किसके नाम से जानते हैं? नीलम के नाम से। नीलम, झेलम की कौन सी नदी? सहायक नदी। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? ये पूरी स्लाइड क्लियर होगी? इस स्लाइड को मिटा दो। मिटाने के बाद मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ झेलम नदी के बारे में। तुम्हें कितनी बात है जो तुम हमेशा याद रखनी है? पहली बात, शेषनाग झील से निकलती है, इसमें नौकागाम में झील है, बस साधारण तरीके, नौकागाम में झील है, भारत पाकिस्तान की सीमा बहती है, ऐसा समझो, और कुछ तो नहीं। उसके बाद वुलर झील इसकी श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ, कश्मीर घाटी निर्माण करती है, तो ऐसे समझो। अब कुछ नहीं याद रहा। झेलम नदी, जब भी झेलम 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 शेषनाग, झेलम 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 शेषनाग, ऐसा कहाँ से निकली? शेषनाग, भारत पाकिस्तान की सीमा बह गई। याद रही ये बात है, आसान भाषा में याद रखनी आ रही है। और कहीं मेंस में लिखने काम आएंगे, कहीं मेंस में लिखने का सोर्स प्राप्त नहीं होने ना, समझ में आया बात है? कहीं भी कुछ भी नहीं है, समझ हम लिख सकते हो। हाँ, किशन गंगा नदी के बारे में पूछ सकता कभी, किशन गंगा नदी कहाँ बहती है? किशन नीलम नदी के नाम से जानते हैं, किशन गंगा नदी को जानते हैं। लेकिन ये भी जब पूछा जब वहाँ चर्चाओं में रहा होगा, जिस पर कुछ कहाँ घटना घटी होगी, यहाँ भूकंप आया होगा, आया समझ, यहाँ बहुत बड़ी परियोजना चल रही होगी, यहाँ कोई पुल बनाया जा रहा होगा, वो विवाद में रहा होगा, जब भी पूछेगा। नहीं तो यही सवाल पूछा जा, शेष झेलम नदी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आया समझ, झेलम नदी की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई? शेषनाग झील से। शेषनाग झील कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। आया समझ, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? झेलम नदी के। कश्मीर घाटी कौन सी नदी का निर्माण करती है? झेलम नदी। और यही याद रखना, खेल खत्म, बस। अब देखो कितना याद रहा तुम्हारे, देखते हैं कितना याद रहा तुम्हारा। बता, शेषनाग झील तो मुझे पता, झेलम नदी शेषनाग झील तो निकल। उसके बाद क्या था? क्रम से बता दो। तो आप बता दो, जो भी आपके याद आ रहा है वो बता दो। एक तो वो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। अच्छा, और भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। और जो अलकनंदा है ना, वो ध्यान कहाँ से? वो तो मैं समझ नहीं आ रहा। अलकनंदा से भारत, अनंतनाग बताओ। अनंतनाग से, अनंतनाग से आगा तेरे नंबर का रहा। नौकागामी झील है, इसमें नौकाएं चल सकती हैं। क्यों चल सकती है? क्योंकि अपना विस्तार बड़ा कर देती है ना, और धीरे चलती है। अरे विस्तार बड़ा नहीं कर देती है, विसर्पण करती है, सांप की तरह ऐसी जाती हैं। कैसी बताती हैं आप बताओ इसके बारे में, क्या बताओगे ऐसी चीज जो आप कभी नहीं बोल सकते इसके बारे में? शेषनाग झील से निकलती है, और जल्दी बताओ फटाफट, टाइम नहीं है। पाकिस्तान की सीमा बहती है, और बताओ। नौकागाम में झील, और क्या? परमरगा बताओ। 50 बार बताओगे कैसे बात को? और बताओ। अच्छा, कहाँ से निकलती है? भारत से निकलती है, पाकिस्तान में से नीलम नदी के नाम से जानते हैं। ये कौन बताएगा? चाची बताएगी तेरी। जल बदतमीज बता। अच्छा, उद्गम स्थल है इसका।
चाय की पत्ती नहीं। दूसरा जो वुलर झील का भी निर्माण यहीं करते हैं। ऐसे वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये फैक्ट है, वैसे याद रखना। और सबसे बड़ी भारत की झील है कौन सी, कहाँ पड़ती है, कौन सी, सा उड़ीसा। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, सांबर झील, राजस्थान। ऐसा समझो। तो झीलों के फेवरेट झील, एक सवाल पीटी में जरूर पूछा, झील उसकी फेवरेट सवाल है क्या, तो विश्व भी पूछा, भारत की पूछा, निकाल लगा। झील तो उसकी बहुत फेवरेट है, एक सवाल हर साल पूछा, झील झाल का सवाल। चले, अब दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आई, वहां देखो चिनाब नदी, या नहीं, CHI का मतलब चिनाब, JHL का मतलब झेलम, झेल लो बस, आया समझ में। उसके बाद तो जो चिनाब नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चिनाब नदी चर्चाओं में थी भी, क्योंकि 2022 में ना 13 अगस्त को एक पुल बनकर तैयार हो, उस पर बहुत बड़ा पुल हो, रेलवे का पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पुल वही है। रेल ट्रेन जाके उसके ऊपर को 1300 कुछ मीटर, 1300 मीटर से भी ज्यादा हो। एफिल टावर है ना, जो एफिल टावर का नाम सुना तुमने, क्या हो एफिल टावर, क्या हो तुम, हर लड़की का सपना हो देखने का उसे। अरे मैं शहर वाली कह रहा है, मैं आज हाँ आज समझ में, मैं चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ या पति देव के साथ जाती है और वहाँ एफिल टावर देखने जाओ, वो सबसे ऊंचा। तो अब ना हमने उससे भी ऊंचा ऊंचा पुल बनाया, उसके ऊपर ट्रेन दौड़ेगी, और दिसंबर 2022 में ही उस पर ट्रेन दौड़नी शुरू होगी। समझ नहीं बात तुम, दिखाओ ट्रेन, दिखाया नहीं मैंने तुम्हें, बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर लगा देखने में। ये बना देखो चिनाब, ये ब्रिज बना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। चुप हो चुप। हाँ ट्रेन जा गई इसके ऊपर को, ऊपर ट्रेन जाके ऐसा कर गई हूँ, मैं जाने वाला हो रहा है। देख वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अवर चिनाब इन जम्मू कश्मीर, ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। घूमने जाओ, क्या कह रहे हैं आप, अच्छा आपके पास लेगा ना सर, सोना लग रहा है हो, सोना बाबू हो, देखो वीडियो दिखाऊं इसकी कोई, कॉपीराइट आ जाएगा। खर्चा बच सकता है, अच्छी आदतें और 10 रुपए के नए लाइफ बॉय से ये वायरस से लड़े और उनको 2004 18 साल लगे सब पुल को बनने में, 18 साल, 2004 से बनना स्टार्ट होगा। तो अब 10 रुपए का लाइफ बॉय और भी बड़ा। ऐसे शुरुआत हुई थी। Srinagar Baramulla rail link USBRL project is one of independent India's most challenging and important infrastructure projects. One of the most challenging parts of this project is a single arch bridge over a river चिनाब नदी है coming up between Gauri and Bakkal in Riyasi district. On completion, it will be the tallest railway bridge in the world. Standing at 359 meters, it will be 35 meters higher than the Eiffel Tower. But this bridge is a world-beating project. 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर, तो Its design, एफिल टावर तो 35 मीटर ऊंचा। special and unlike और रेलवे को जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन है ना, कोंकण कहाँ पड़ा, केरल में, केरल का जो रेलवे कॉर्पोरेशन कंपनी उसने बनाया है। भारत के इंजीनियर विख्यात हो गए पूरी दुनिया में, सबसे ऊंचा पुल बना दिया हमने रेलवे का, पूरी दुनिया में इतनी ऊंचाई पर रेलवे पुल बनाना आसान नहीं था। अगस्त में बनकर तैयार होगा, तो दिसंबर 2022 तक कह रहे थे इसमें ट्रेन दौड़ जाएगी, दौड़ गई होगी। anything, anywhere in the world. It is the first bridge in India designed for contact blast load. The bridge will be able to withstand an earthquake of intensity 8 on the Richter scale. The location भूकंप की तीव्रता को देखते हुए बनाया गया, अगर 7 की तीव्रता का भूकंप आया ना, झेल लगा। takes this into account, and trains will be able to fly on it safely in winds
The sensors provided on the bridge will activate the signals automatically, which in turn stop trains from plying on the bridge. A bridge of this magnitude is only as strong as it crosses a very deep side and 206 meters on the pressures, if any, in the future. पता क्या हुआ है, कितनी मेहनत करनी पड़ी उसमें, कहीं मुझे दूर जान गई, 18 साल लगे बनाने में। Steel fiber reinforcement is then applied to the surface to strengthen and stabilize the slope. चलो इसकी कहानी कभी बाद में बताया जाएगा, जब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया बात या? हाँ ठीक, 18 साल तो बनी रहा। चलो भूगोल पढ़ लो, भूगोल बजाओ, भूगोल भाई भूगोल। अच्छा ये खास बात है, जो चिनाब नदी ने, चिनाब जो नदी है ये निकलती है बारालाचा दर्रे से, बारालाचा, और जो चिनाब नदी ने ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप यहाँ इस तरह मैप में लिखोगे बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, सब चीज़ मैप में दर्शाने की कोशिश करोगे, ये इतनी बड़ी गाथा नहीं लिखने गया। देखो चिनाब नदी है, ऐसे चाहे तो इस तरह का मैप बना सकते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में BRA लिखा हुआ नहीं, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा उसके पास से हिमाचल प्रदेश में निकलती है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी है। चिनाब नदी का तुम पुराना नाम बता सकते हो मुझे? अस्किनी, आस्किनी नहीं अस्किनी। अच्छा इसका चिनाब का पुराना नाम है चंद्रभागा नदी भी है, चंद्रभागा, चंद्रा और जो प्रभागा नदी है, चंद्र और भागा नदी के, चंद्र और भागा दो नदियाँ हिमाचल प्रदेश में ही, लाहौल स्पीति जिला वहाँ हिमाचल प्रदेश में ही, वहाँ दोनों मिलती है, उसके बाद चलती है, तब चिनाब नदी कहलाती है। इतनी गहराई तक कभी पूछने का नहीं, घबराओ ना बिल्कुल भी, इतनी तुम्हारी औकात भी नहीं हंसते ज़्यादा, समझ में आया बात है। तो इतनी बात याद रखनी, जो चिनाब नदी ना, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है, बारालाचा। ये सब ये फेमस सवाल है, उद्गम स्थल तो सब चीज़ों का फेमस है, वो तो हर बच्चे को याद ही होना चाहिए। दुनिया की तुम बहुत गहराई में खो जाओ नहीं, इंटरेस्ट बना के पढ़ो कि यहाँ नाम चिनाब नदी, तो यहाँ लिखोगे चिनाब नदी है, जो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे, तो यहाँ लिखोगे तुम अपने मैप में ही भारत का मैप बनाकर, बड़ा सा मैप बनाकर यहाँ लिखोगे बारालाचा दर्रा, और उसके बाद यहाँ लिखोगे इसके ऊपर लिखोगे चिनाब, CHI लिख रखा चिनाब नदी। इससे आसानी होगी याद करने में, बार बार फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं खड़ी होती। समझ में आया बात या? और क्या खास बात है इसकी, हिमाचल प्रदेश, ये बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ दो नदी इसमें हिमाचल प्रदेश में, चंद्र और भागा नदी, इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, मैंने तुमको बताया चंद्रभागा नदी भी कहते हैं इसे, आया समझ में? तो इसे ना चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, चंद्रभागा। इतिहास बताऊंगा यहाँ थोड़ा, चलो रहने दो तुम, छोड़ दो, इतिहास ही बताओ मुझे यहाँ का। चंद्रभागा जो नदी, इतना बहुत हो बस, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? ये चिनाब नदी के बारे में पहले नंबर पर कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा दर्रे से निकलती है, यह बात याद रखनी। दूसरी जो सिंधु नदी ना, सिंधु नदी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब समझ लो। इधर तो आकर समझ झेलम नदी मिलेगी, इसका तो जलस्तर बढ़ गया होगा, आया समझ। इधर तो आकर समझ इसमें मिलेगी रावी नदी, इसका जब जलस्तर बढ़ गया होगा। तो रावी और झेलम का जो जब लेकर बहती है तो इस समंदर में बहुत सारा पानी जाता, तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। अगर पूछे सिंधु की सबसे ज्यादा सहायक नदी कौन सी है, जो सिंधु के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जल निकल के आती है, तो वह ये चिनाब नदी। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया भारत ने, रेलवे पुल और ब्रिज बनाया हमने, पुल बनाया सबसे ऊंचा पूरी दुनिया में। एफिल टावर था 35 मीटर ऊंचा, 320 मीटर के आसपास उसकी चाहिए, 320 मीटर धरती तक। वैसे समुद्र तल तक मापोगे तो ज्यादा ऊंचाई उसकी 1300 के आसपास मीटर समुद्र तल तो उसकी ऊंचाई। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? तो चंद्रभागा नदी भी कहते हैं तो झेलम नदी है। कुछ एक क्या याद रखना इसमें, चिनाब नदी पहली बात कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ पड़ता है बारालाचा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। और क्या याद रखना कि याद रखना इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी यही देखो, चिनाब नदी आई, चिनाब नदी यही चिनाब नदी, CHI लिखा हुआ नहीं है, ग्रीन कलर की जो बनाई चिनाब नदी। आकर देखो यार इसमें, सॉरी चिनाब नदी ना इसमें जाके मिल जाएगी, झेलम में मिलेगी। ये देखो चिनाब नदी आ रही नहीं आई है, ऊपर से कौन सी नदी आई? झेलम, ऊपर से झेलम नदी आई है, आया समझिए। चिनाब आई है, साइड से चिनाब आई है, और इधर से नीचे से कौन सी जाएगी? रावी। तो सबसे ज्यादा जो जल गिराती है ना, सबसे ज्यादा जल लेकर जाती है सिंधु के अंदर, सबसे ज्यादा पंचनद जो सबसे ज्यादा जल गिराती है वह चिनाब नदी है, चिनाब। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चिनाब नदी के बारे में इतने फैक्ट याद रखने। अब हम जा रहे पता कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। रावी नदी
रावी नदी है, तो रावी नदी देख लो कहाँ से निकलती है। रावी नदी की जो उत्पत्ति होती है वो आती है रोहतांग दर्रे से। पहले भी तो समझा चुका मैं तुम्हें। रोहतांग दर्रा नहीं, मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। आया समझ में? रोहतांग दर्रे से या रावी नदी ना, या निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा किसे किसे जोड़? लेह से मनाली को। अटल सुरंग भी इसमें पाई जा, अटल सुरंग। इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं। और क्या रावी नदी क्यों फेमस है? रावी नदी जब पाकिस्तान में चली गई है, देखो यार रावी नदी जा रही है, रावी नदी के दाएं तट पर ऐसे नदी ऐसे जा रही, इसका बाएं तट हो ऐसा हो और दाएं तट पर ऐसा हो, तो जो रावी नदी का जो दाएं तट है ना, दाएं तट रावी नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर, ये बाएं तट, सॉरी बाएं हो, बाएं तो बैठा उल्टा हाथ। इस पर नहीं, नाम सुना तुमने उसका? हड़प्पा। हड़प्पा शहर ये बना हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, यानी 5000 साल पहले कोई सभ्यता रहा करती थी, वह रावी नदी के तट पर बसी थी। रावी नदी के बाएं तट पर बसी थी, दाएं तट पर नहीं, बाएं तट पर। आया समझ में? तो शहर था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। इतिहास का पढ़ा रहा हूँ, कभी पूछ लेगा तुमसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर था, हड़प्पा शहर था एक, वह शहरी संस्कृति थी, 5000 साल पहले रहती थी वह भी इसी के किनारे यहीं विकसित हुई थी, यहाँ इसके बाएं तट पर। समझ में? रावी नदी के बाएं तट पर शहर मिला पूरा का पूरा, खुदाई कर। समझ में? बात इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें। जब कला संस्कृति पढ़ाऊंगा तो उसके दौरान ही बताऊंगा, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मिल रखी, पूरा नोट्स बनाकर तैयार कर रखा मैंने कला संस्कृति का, एक एक चीज़ का चित्र। उससे ज़्यादा मजा तुम सोचेंगे वाओ कैसे कैसे डांस, कैसे कैसे कल्चर, कैसे कैसे नाटक, कैसे कैसे संस्कृति। समझ में आ पाती है? यही काम करता हूँ मैं, समझ में आ पाती है। उसको होगा बस मुझे इन सब चीज़ों का इकट्ठा करने का, डाटा कलेक्ट करने का, देखने का। और लेकिन इसके हिसाब से डिजाइन कर रखा है मैंने कला संस्कृति का सिलेबस, कि वो जो हो कि वो यूपीएससी के जितने भी सवाल है सारे निकल जाएंगे उसको, एक भी नहीं बच सकता, चाहे पीरी का हो चाहे मेंस का हो, आने वाले भविष्य में भी। समझ में आई बात? दिक्कत नहीं खड़ी होने की, पूरी किताब लिख दोगे तुम तो पढ़ते रहो। आने वाला टाइम बहुत सुनहरा आने वाला, आज नहीं तो कल, ठीक तो सवेरा पक्का होगा। अभी तो अंधेरी रात है, तो अभी तो अंधेरी रात में गुजार लो, एक दिन पक्का सवेरा होगा। समझ नहीं बात है? तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। 12 साल में तो कुल्टी के भी भाग जाग गए थे, आया समझ में? तो तुम्हारे नहीं जागने जागे जाएंगे। रावी नदी के तट पर तो जो रोहतांग दर्रा है यहाँ से, तो रोहतांग अटल सुरंग भी से पड़ती है। तो बताओ रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। याद रहेगी बात है? हेलो, चला जाओ। इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। और क्या खास बात है इसकी रावी नदी की? रावी नदी कौन से दर्रे से निकलती है? सारी नदियां मिटाने के बाद ना सारा सब कुछ सुनो तुम सभी। रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, रावी जो हड़प्पा शहर हो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ? पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो? और जो मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, वो दाएं तट पर बसा हुआ, दाएं तट पर मोहनजोदड़ो। पिक्चर भी आई थी मोहनजोदड़ो, देखी किसी ने? वह देखी नहीं? किसकी? वह ऋतिक रोशन की। बाढ़ आ जाओ उसमें, वो दिखाया गया ना उसमें, सिंधु नदी में बाढ़ लास्ट में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन बच नहीं पाए वहाँ से कोई से भी। ठीक, मैंने देखी लेकिन वहाँ पिक्चर मुझे अच्छी इंटरेस्टिंग लगी, फॉलो हो गई ना। समझ में आ बात है? मोहनजोदड़ो उसकी दाएं तट पर बसा हुआ, जो हड़प्पा उसके बाएं तट पर बसा हुआ रावी नदी के। और क्यों फेमस है रावी नदी? और कहीं इतिहास में जिक्र होगा भाई जी, इसका बताओ ना प्लीज, क्या पता सवाल आएगा। अच्छा हाँ, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। अधिवेशन एक प्रकार की बैठक। जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा तुम, इतिहास के दौरान कांग्रेस 1985 में बनी थी। ए ह्यूम ने बनाई थी, या ए ओ ह्यूम पार्टी बनाई थी पूरी की पूरी। अंग्रेज था, आरोप भी लगाया जाए इस पर कि पता नहीं क्यों बना दी पार्टी है, सवाल समझ। तो ए ओ ह्यूम ने पार्टी बनाई है, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। एक अधिवेशन 1929 में हुआ, बहुत फेमस है। जहां वो अधिवेशन होता उसके नाम से उसका नाम रख देते। जैसे गुजरात में हुआ तो गुजरात अधिवेशन, आया समझ में? पंजाब में हुआ तो पंजाब अधिवेशन। लाहौर, पहले भारत पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान था भारत में हुआ करता था। तो लाहौर है ना, वो भी बहुत सुंदर शहर है। जिसने लाहौर नहीं देखा उसने क्या देखिया? लाइट रन देखी है बात है। जिसने लाहौर नहीं देखा उसने क्या देखिया? आया समझ? कभी जिंदगी में मौका मिले ना तो लाहौर जरूर देखा ना। जिंदगी जी जाओगे, लाहौर देख लिया, बड़ी शांति लाहौर में। पाकिस्तान में पड़ता? हाँ पाकिस्तान में मौका नहीं मिलने, मैं जाऊंगा लेकिन जब आयत खान से मिलने जाऊंगा। आया समझ में? इतनी बात बताओ समझ में नहीं? सुन लो तो जो लाहौर है ना, यहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ था। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वो ना लाहौर में
वो जो अधिवेशन हुआ था वो रावी नदी के तट पे, ये लाहौर रावी नदी के तट पे बसा हुआ। यहाँ पड़ा लाहौर, दिल्ली टू लाहौर बस जाती थी पहले। यहाँ आज समझो भारत पाकिस्तान में हुआ करता था, बस जाती थी यहाँ से, एक लकीर से खींची थी बस यहाँ से। समझ ये बात, फिर रास्ता बंद कर दिया ना, बस जाती नहीं तब तक। बस तुम्हें जाना है, चले जाना जरूर। तो लाहौर भी इसके तट पर बसा हुआ, रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन हुआ था। और रावी नदी के तट पर ना ये अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना सबसे पहली बार यहाँ पूरे भारत को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों तो तिरंगा फहराया था। सबसे पहली बार तिरंगा ही फहराया था रावी नदी के तट पर ही। ये बहुत फेमस बात होगी, पढ़ रहे भूगोल घुस के इतिहास में, यही तो यूपीएससी, यही तो यूपीएससी, समझे। रावी नदी का नाम याद आया ना तो मुझे लाहौर अधिवेशन याद आया। लाहौर अधिवेशन हुआ था, समझ में आया बात। या अंग्रेज मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। अंग्रेजों ने साफ कह दिया था, ये कह रहा था तुम्हारे बस का संविधान बनाना नहीं है, हिम्मत है तो बना कर दिखाओ। उसी टाइम पर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, हमने कहा ले हमने बना दी। तो नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट कर दिए हमने उठाकर, समझ में आया। 1929 में पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। जन गण मन अधिनायक जय, किसने लिखा? ये नहीं पूछ रहा मैं कब लिखा, ये पूछ रहा। ऐसा बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी पढ़ गए हैं, इतना भी याद नहीं है। बता दो, आज मान जाऊंगा तुम कब लिखा। अब पहली बार कब प्रकाशित हुआ, कौन से पम्पलेट में प्रकाशित हुआ था? पम्पलेट का नाम बता दो जाओ। क्या चलो जाओ। सबसे पहली बार कौन सी भाषा में लिखा था? कुछ भी, द्रविड़ दिखा, द्रविड़ी कुछ भी, बस रहने तेरे बस का कुछ नहीं। तो रावी नदी के तट देखो, यहाँ लिखा हुआ अध्यक्ष नेहरू ने करी, पहली बार तिरंगा फहराया गया था 1929 में दिसंबर में। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर में। हमने अंग्रेज रावी नदी के तट पर झंडा फहरा कर बता दिया पूरी दुनिया को। 30 जनवरी, दिसंबर का महीना ना, 30 जनवरी की डेट, दिसंबर में अधिवेशन हुआ था। हाँ, तो हमने ना 30 जनवरी के आसपास हमने झंडा फहराया था जाकर। दिसंबर जो अधिवेशन थे चलते 26 जनवरी फहराया, 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को फहराया था। 26 जनवरी 1930 का ही महत्व हुआ। ऐसे 10वीं क्लास में क्वेश्चन भी 26 जनवरी 1930 के महत्व पर टिप्पणी लिखी है, याद रहे। हटा दूँ या रावी नदी थी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे बता हुआ? बाएं तट पर, दाएं तट पर? ऐसा मैं बता क्यों पूछ रहा है ऐसा? यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में सवाल पूछा हुआ। यूपीपीसीएस बहुत बदतमीज है, वो ऐसे पूछा बाएं दाएं दाएं बाएं। अब ब्यास नदी, ब्यास की खास बात है ब्यास नदी की क्या है, ये समझ जाओ। जो पंच नदी ना उनमें सबसे छोटी नदी है ये, ऐसे समझ। ब्यास नदी, पंच नदी ना उनमें सबसे छोटी नदी है ये ब्यास नदी। और यार ना ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है, ब्यास कुंड नामक स्थान से। अब ब्यास कुंड जो नामक स्थान है ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ पड़ता है? धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। धौलाधार पर्वत श्रेणी काटता गयो और कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी का निर्माण करता। कुल्लू कांगड़ा घाटी बताओ कहाँ पड़ा? हिमाचल प्रदेश में पड़ा। कुल्लू मनाली फेमस नहीं है क्या? पर्यटक स्थल नहीं है, जाते नहीं लोग घूमने, कहते मनाली जाएंगे, हम मनाली जाएंगे, मनाली जाएंगे, 4-5 गाड़ी में बैठते, आगे जा खाई में गिर गए। देखिए नहीं तुमने इस तरह। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप, यहाँ ना नैना देवी मंदिर है के समीप ना गहरे गार्ज का निर्माण हुआ हिमाचल प्रदेश में। ये किसने काट कर दिया? व्यास घाटी, व्यास नदी ने। तो नहीं सुन लेना, गहरा गार्ज का निर्माण कर दिया नैना देवी के समीप। हमें कोई मतलब नहीं इस लाइन से पूछने का भी नहीं, कभी भी नहीं पूछने का। तो क्यों याद करनी? आप क्यों लिखवा रहे? बस शौक है मुझे बचपन से लिखवाने का। आज समझ, याद क्या करना? फिर याद करना व्यास नदी व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। अब व्यास कुंड नामक स्थान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। खेल खत्म, साफ कहना, सुखी रहना। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत फेमस है, वो तो एक चीज याद रखनी, व्यास नदी व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है, धौलाधार पर्वत श्रेणी पर, और कुछ नहीं। खेल खत्म, इतना ही याद रखना। जब तुम सारा याद रखोगे तो फिर पीछे का डाटा किस तरह याद रखोगे? ऐसे अपने दिमाग को जोर नहीं डालना बिल्कुल भी, बस 2 ही लाइन याद रखनी। मतलब व्यास जो नदी है व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है, समझ में आया बात? बर्डन नहीं रहने का, इसी चीज को बस बार बार पढ़ना। व्यास नदी व्यास कुंड नामक स्थान, व्यास नदी व्यास कुंड नामक स्थान, बीच का भी पढ़ लीजिए टेस्ट में, खालो उतार दूंगा। ऐसे समझ। अच्छा, ये जो व्यास नदी ना, व्यास नदी खास बात है, इस पर एक बांध बनाया गया, रोक का बांध। चिनाब नदी में बहुत सारी परियोजना बता दूंगा। चिनाब नदी पर जो परियोजना बना रखी है ना, तो सारी की सारी विवादित परियोजना,
बहुत सारी परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल बुलबुल नहीं तुलबुल, तुलबुल परियोजना क्या? अच्छा झेलम नदी पते, किशन गंगा होगी, किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा यही बैठेगी। चलो देख लेंगे, मैंने वहाँ लिख रखी है, खास खास लिख रखी है, घबराओ मत बिल्कुल। आ जाओ, इसी पर ना पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग बांध बनाया गया ब्यास नदी में, पोंग बांध। अच्छा पोंग बांध की खास विशेषता पता क्या है? पोंग बांध के जरिए पानी रोक दिया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब चुका, एक पूरा पूरा जलाशय बन चुका, और जलाशय को उसे नाम रखा गया, एक प्रकार का समुद्र के टाइप का दिखाई दे, इतना पानी भर चुका पोंग बांध के पीछे। ये जो पोंग बांध है ना, पोंग बांध, इसका पूरा पीछे का जो सारा भाग है ये पानी में डूब चुका, बहुत बड़ा एरिया, कई सौ किलोमीटर का एरिया पानी में डूब चुका पोंग बांध। उसका नाम रखा गया महाराणा प्रताप सागर बांध। इसके पीछे का जो झील है ना, उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर झील है, उस झील का नाम महाराणा प्रताप सागर रखा। तो पूछो ना महाराणा प्रताप सागर झील कहाँ पड़ा है? या पड़ती है हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, याद रहेगी बात। क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर। और ये जो नदी ना पंजाब में मिलती है, पंजाब में सतलज तक जाके मिल जाती है ब्यास नदियाँ। आया समझ में? तेने देखी थी सतलज नदी? अच्छा बात ना करो। तो ये जो ब्यास नदी ना, ब्यास नदियाँ या सतलज नदी तो मिलती है। अब पता कहाँ मिलती है? हरि के बेराज नामक स्थान पर। समझ में आई? हरि के बेराज, तो यहाँ हरि के बेराज नामक स्थान में मिलती है। और यहाँ तो हनुमानगढ़ जिले थे, यहाँ एक नहर काटी गई, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता। समझ में आई बात? या उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। आया समझ? अच्छा नहर को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ ना पूरे के पूरे क्षेत्र में, ताकि सूखे को समाप्त करा जा सके, नदी जोड़ो परियोजना चल रही। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, नदी जोड़ो परियोजना इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा। एडवांस बात पसंद नहीं है मुझे। तो हरि के बैराग नामक स्थान पर ना यहाँ इंदिरा गांधी नहर काट ली गई इसमें। तो समझ में आया बात? है तो ब्यास नदी, ब्यास नदी के बारे में कितनी बातें याद रखनी सुन लो। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यासकुंड नामक स्थान से निकलती है। पूछा जाएगा तुमसे महाराणा जो प्रताप सागर जो झील, यह झील कौन सी नदी पर? अरे भाई ब्यास नदी पर। आया समझ में? तो ब्यास नदी की एक मत भूलना, ब्यास नदी और जो सतलज नदी ये दोनों भारत में मिल जाती है, और कोई भी नदी भारत में नहीं मिलती। यूपीएससी पीटी 2021 का सवाल। आया समझ में? कौन सी नदी भारत में मिलती है, कौन सी भारत में नहीं मिलती। आया समझ में? अब पहला चैप्टर है जो जियोग्राफी के एनसीईआरटी 6 क्लास की, उसका पहले में लिखा हुआ मैप बना रखा, साफ दिखा रखा उसमें। समझ में आया बात? या तो जो पेपर में जियोग्राफी के क्वेश्चन आवा ना, मैं तो मैप बेसिक क्वेश्चन आवा, बिना जियोग्राफी पढ़ो भी काम चल जाएगा, लेकिन जियोग्राफी इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि पीटी का पेपर निकालना, ना 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 बाबा बाबा, मेंस का पेपर निकालना। 6 क्वेश्चन आवा, 6 क्वेश्चन। कितने? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बराबर 100 नंबर के आसपास का क्वेश्चन। समझ में आ बात? है इसीलिए नहीं पढ़नी। इतने फैक्ट हमें याद होने चाहिए। चलो क्या व्यास नदी के बारे में क्या याद रखोगे? व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास नदी यहीं से निकलती है, बीच बड़ी है धौलाधार। बस ज्यादा दादी ने मैंने इतना नहीं याद रखने की, तो जानू कितना याद रख लेगी? इतना याद रखना सिर्फ ही, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश कर रही है। ब्यास नदी और ब्यास कुंड, और कुछ नहीं। समझ में आई बात? क्या अब महाराणा प्रताप सागर पोंग मान के पीछे जलाशय डूब चुका पूरा का पूरा, और इसे ना महाराणा प्रताप सागर नाम रख देगा इस झील का नाम। और महाराणा प्रताप सागर जो झील है ना, वह ब्यास नदी पर, यही याद रखना, बार बार यही याद रखना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। समझ? पढ़ोगे तो मारे जाओगे, छेतोगे मेरे पर। 4 पॉइंट हो गए, ठीक। पांचवा पॉइंट सतलज। बता दो सतलज नदी ट्रांस हिमालय के पार से निकलती है। हिमालय के पार से निकलती है। ट्रांस हिमालय बोलते हैं, हिमालय के पार के क्षेत्र से, ट्रांस हिमालय के पार के क्षेत्र से निकलती है। राकसताल झील से, राकसताल कह दो, राकस झील कह दो, राकसताल। मानसरोवर झील के नीचे पड़ा ये मानसरोवर, एम का मतलब मानसरोवर, आर का मतलब राकसताल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया राकसताल। कोई दिक्कत हो तुझे? समझ आए? कौन से दर्रे से प्रवेश करो बता दो। चलो यार, सीप किला दर्रा। अब बता दो सीप किला दर्रा कौन कहाँ पड़ता? बताइए, बता। हिमाचल प्रदेश। सीप किला दर्रा कौन सा किला? सीप किला दर्रा। और ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और नदी आई और प्रवेश कर गई, और प्रवेश करने के बाद उसके बाद ये मिलती, पता सबसे पहले मिलती ब्यास नदी से, और फिर किससे मिलती है? मिलती कौन सी नदी है? ऊपर से ये बस गंगा में जाके। अच्छा ये पता कहाँ से मिलती है? यहाँ से लास्ट में जाके मिलती है मिठानकोट में। यहाँ ये नहीं लिखना बस इतना। समझ में आया बात? या ठीक। क्या फेमस क्या है? मतलब सतलज नदी कहाँ का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकसताल से। बहुत फेमस यही है, राकसताल से।
ऐसे ऐसी कितनी नदियाँ जो केवल भारत में से निकल ली, इसमें आपने देखा होता जो भारत में निकल ली, 1 2 3 4, कौन कौन सी सतलज तो नहीं है ना। अब मुझे क्या है किशन से छोटी नदियाँ, पंचरत्न में तो कहा कुछ भी गाँव में से नहीं, इतनी बात बता समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज के बाद हम क्वेश्चन ही नहीं पूछने के। सतलज नदी याद रहेगी, ठीक। ऐसी कितनी नदियाँ? अच्छा ये बताओ, जो सिंधु नदी भारत के अंदर कौन से स्थान पर प्रवेश है, स्थान का नाम क्या है? चिल्ला से ये दम चौक है, रैपट लग गया ना, उधर पड़ेगी दीवार के पार जाकर, समझ गई? पढ़ ले तो घर बैठ कर, कभी ज्यादा मैं बनाऊं तुझे भी याद तेरे रहा नहीं है। और सिंधु की लंबाई मैंने 2880 मीटर बताई थी, वो गलत आया समझ में। 3000 के आसपास से जाकर देखना, चेक करना, ठीक है? 2880 यार थी, ब्राइट में लगभग कर देगा है। इसकी लंबाई विशाल ने बताई देगा फोन कर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। ए यहाँ देख ले सर, एक बात और बताओ जरा, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे बताया था ना? वो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे ही है, ठीक है? हड़प्पा या रवि हड़प्पा के? अच्छा रवि के किनारे हड़प्पा, दाएं तट पर बाएं तट पर? बाएं। नींद चढ़ रही है? वाएं वाएं नहीं बाएं, वाएं वाएं करिए बाद में, हंसने का मूड नहीं है। ये तो राइट हो, राइट को बोले दायां, और जो लेफ्ट करने से बोले बायां। जानबूझ के पूछ कोई बात नहीं। इसे राइट का मतलब दायां, और यो बायां का मतलब खब्बा, यो सज्जा। देखो कुछ परियोजनाएं हैं, हो सकता है इन परियोजना का नाम पूछा है, ये विवादित परियोजना है हमेशा। या तो तुम्हें क्यों एक दो परियोजना का नाम क्यों याद रखना, हो सकता तुम्हें लिखना पड़ जाए कभी, भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में लिखना पड़ जाए ना, भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में लिखना पड़ेगा। तो भारत पाकिस्तान के संबंध में चुनौतियां कहाँ आ रही? तो चुनौतियां यहाँ आ रही जो हमने पंचनदन है इन पर जो हमने परियोजना बना रखी, एक दो परियोजना का। तो क्या कर रहे पढ़ अपना चल। इनका परियोजना का नाम क्यों याद रखना? जब भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में लिखना पड़ेगा ना, कभी मौका मिला तो इन परियोजनाओं का नाम लिख सको तुम, क्योंकि परियोजना हमेशा विवादित रही है। और ये पता कहाँ लिखोगे? चुनौतियों में लिखोगे। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों में चुनौतियां कहाँ आ रही? ऐसे देखो तुम क्वेश्चन में, तो यहाँ आ रही कि जो भारत ने अपनी नदियों के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर जो परियोजना बनाई हुई वे हमेशा विवादित परियोजना। अब भारत पर ना आरोप लगाया जा, हम इनका जल रोक कर पाकिस्तान को परेशान करने की कोशिश करते हैं। समझे? भारत पाकिस्तान वाले आरोप लगाते हैं, बार बार भी विश्व बैंक के पास पहुंच जाओ, ओ भाई सुनो विश्व बैंक वालों, आए समझ वहां चलो, वहां जो तुमने 1960 में समझौता करवाया था, समझ में आ दिया? ठीक, वे तो जो समझौता करवाने थे चले गए, ठीक है? हमारा पानी रोक कर हम परेशान कर रहे हैं। सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, रिलेटिव बातें। उसने कहाँ रोक रखा था पानी? तो कह रहे थे एक परियोजना का नाम बता रहा हूँ, दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर ले गए उसे उठा के जाकर, वहाँ आए विश्व बैंक वाले, ऐसे समझ में। तो उन्होंने कहा आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं चलने का, योजनाएं बंद, डिले कर दी। 3 साल बाद काम शुरू हुआ वहाँ से। बताओ इतना बदतमीजी खिला रहे हैं। बगलीहार परियोजना ये भी विवादित है। सलल परियोजना पहले भी लिखवा रखे मैंने, ऐसे समझ। तो ये परियोजना विवादित परियोजना है, चिनाब नदी पर बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, विवादित परियोजना। ऊपर देखो सिंधु नदी पे एक नीमो बगाजो परियोजना बजागो, उसके बाद तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, किशनगंगा नदी परियोजना नीलम नदी पर। बस इतनी बहुत है, समझ में आई बात है। इससे फालतू याद रखनी, इससे फालतू जो याद रखेगा ना वो पीछे का भूल जाएगा। समझ में आई बात? इतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लगी। चलो बताइए कौन सी परियोजना बताई मैंने बिना दिक्कत? कौन सी परियोजना नाम बताए? कर देगा
दुलहस्ती परियोजना, मेरी भी याद नहीं हुई है मैं बात है। दुलहस्ती परियोजना, मैं भी तुम्हारे साथ याद कर रहा हूँ। बगलीहार परियोजना, बंगला नहीं बगलीहार। सलल परियोजना, याद रहा ये बात क्या? ये विवादित परियोजना है जो जम्मू कश्मीर और चिनाब के जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान और भारत की सात चिनाब नदी में बनी हुई। सलल परियोजना, बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना बताओ तीनों का नाम रॉबर्ट। दुलागी, दूसरी परियोजना, तीसरी सरल नहीं है सलल। हाँ कॉपी उठा के देख ले, घर जाएगा। समझ में आया बात? ये विवादित परियोजना है। कौन सी परियोजना है? विदा नहीं है, विवादित है। क्या विदा बता रही है बैठी हुई? नींद चढ़ रही तुझे? पढ़ी रे बैठ का। इन तो जो भी सवाल आया ना, ठीक, तुम देखना कोई सवाल आया होगा पीसीएस में भी, अगर कोई सवाल आया हो ना उठाकर घटना चक्र उठाना, जाना उसके अंदर देखना पीटी के फैक्ट हैं, अगर आया या बन सकता होगा, ठीक, तो वो भी भैद उठाना और ग्रुप में सेंड कर देना। मैं दर्शन करना चाहता हूँ उसके। समझ में आए बात है? देख लेना, करके देखना, सारे क्वेश्चन करके देखना घटना चक्र उठाकर, ठीक। उसमें बुक ले लो, एक बुक तो होगी तुम्हारे पास, उसमें उठा के देखो, उसके डिस्क्रिप्शन सारे पढ़ देखो कैसे सवाल पूछ रखे हो आज उसने। तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछने का, पूछा ना इससे बाहर। अगर इससे बाहर सवाल आया ना, वो तुम्हारा भी छोटा होगा और उसका भी छोटा होगा जिन्हें सब कुछ पढ़ रखा। आज जो विद्वान हो उसका भी छोटा होगा, तुम्हारा छोटा होगा, उसका भी छोटा होगा जो विद्वान है। समझ में आ बात है? मैं साथ साथ बता तुम्हें पता चला कि बच्चे क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए उसमें से। समझ में आ बात है? सब कुछ कभी नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना कम पढ़ना, बार बार पढ़ना। समझ में आया क्या कहा? सब कुछ कभी नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना कम पढ़ना और बार बार पढ़ना। समझ आई बात है? आधी बात क्या क्या याद करेंगे? व्यास नदी, बस इतना कम पढ़ना है। सतलज नदी, 5 नाम याद कर, कम पढ़ना, बार बार पढ़ना, 5 नाम याद है। अब बोल लो, बहुत फालतू बोल रहे थे। आज के लिए इतने रखें, कोई दिक्कत? ठीक, कल क्या स्टार्ट होगा? कल दूसरा नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। हम तो नहीं करते, हम तो ब्रह्मपुत्र नदी स्थान में, सिंधु तो पढ़ा दिया, बेवकूफ होगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बात? या लेकिन मुझे ना डर कि सिंधु नदी तंत्र तो कोई सवाल क्यों नहीं आया, आना चाहिए। समझ में आया बात? या सिंधु नदी तंत्र ना, इससे कुछ खास विशेषताएं मैं बता सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले तीनों नदी तंत्र के बारे में समझा दूँ, फिर बताऊँ कैसा सवाल आया होगा। तीनों नदी तंत्र के बारे में सवाल पूछना चाहिए, बनना चाहिए एक सवाल, फ्यूचर सवाल। बस टिप्पणी, चुप हो जा, टिप्पणी इतनी बहुत, टिप्पणी बस बहुत, इतनी टिप्पणी। समझ में आया बात? या तो जो भी सवाल आने वाला है ना, ठीक, वही 100-150 के आसपास सवाल आए अब तक, सारे भूगोल के मिलाकर 2013 से लेकर अब तक के। समझ में आया बात? है जब तक सिलेबस चेंज हुआ तो यहाँ तक ये सब चीज़ें, ये गल का मैप नोट कर लो, कुछ नोट करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए भी इतने रखते हैं, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।